Hello everyone, I am Charul. I welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the 7th lecture in the lecture series of Geomorphology, in which we are going to talk about the atmosphere, layers and the components of the atmosphere, and at last we will be talking about the diurnal temperature, thermal inversion and the greenhouse effect. And in the next lecture, we will be talking about troposphere, stratosphere, mesosphere and thermosphere in much detail. And as usual, I want to ask you some questions before starting the lecture. What is one cosmic year? Is light year the unit of distance or time? Which two motions are responsible for the geoid shape of the earth? Which motion of the earth is responsible for the formation of the seasons? If you don't know the answer of these questions, then please refer to my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any queries and you want PDF of my lecture, follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. Let's start the lecture with the definition of the atmosphere. It is basically the blanket or the envelope of the gases which is surrounding the earth's surface. इसका मतलब ये एक एनवेलप की तरह है दैट इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस एंड हमारे अर्थ के सरफेस को कर रहा है कवर. इसे बोला जाता है एटमॉस्फेयर. अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्यों ये एटमॉस्फेयर हमारे अर्थ के सरफेस पर हेल्ड है? क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है. अगर हम लोग हाइट पर जाएं या फिर डेप्थ पर जाएं फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाती है कम. इसीलिए मोस्ट ऑफ द गैसेस आर हेल्ड नियर टू द अर्थ सरफेस एंड यही रीजन है क्यों हमारे अर्थ के पास है एटमॉस्फेयर. गाइस, एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है. गाइस, UVA, UVB एंड UVC 3 तरह की यूवी रेडिएशंस होती हैं, जिनमें से UVA एंड UVB बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती, लेकिन UVC बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. इन ट्रेस से हमारी स्किन में बर्निंग हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है. लेकिन जैसा कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में है ओजोन लेयर, तो हमें इस चीज़ से प्रोटेक्शन रहती है एंड दैट्स व्हाई एटमॉस्फेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो अगर हमें रेडियो वेव ट्रांसमिशन करनी हो, एक जगह से दूसरी जगह तक कोई सिग्नल भेजना हो, तो वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, क्योंकि सिग्नल्स हमारे एटमॉस्फेयर के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाते हैं एंड किसी दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. अभी द नेक्स्ट थिंग इज दैट व्हाई मून एंड मर्करी डोंट हैव द एटमॉस्फेयर. गाइस, मून का साइज बहुत छोटा है, उसका मास बहुत कम है, इसलिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम है. इसलिए वो एटमॉस्फेरिक गैसेस को अपने सरफेस पर होल्ड नहीं कर पाता, इसलिए हमारे मून के पास नहीं है एटमॉस्फेयर. अभी बात करते हैं मरकरी के बारे में. गाइस, जैसा कि आपको पता है मरकरी बहुत स्मॉल है एंड हमारे सन के क्लोजेस्ट है. इसकी वजह से क्या होता है, जो भी मरकरी के सरफेस पर गैसेस हैं वो गर्म हो जाती हैं, एक्सपैंड करती हैं एंड वो उसके सरफेस को छोड़कर चली जाती हैं. इसलिए हमारे मरकरी के पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है. दैट इज द रीजन व्हाई मरकरी एंड मून डोंट हैव एटमॉस्फेयर. नाउ कमिंग टू द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. कौन कौन सी गैसेस हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं. गाइस, बेसिकली परमानेंट कंपोनेंट्स कौन से होंगे जो किसी भी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट हैं ही. अगर हम लोग नॉर्थ पोल पर जाएं, साउथ पोल पर जाएं या फिर 10 किलोमीटर हाइट पर जाएं, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो ये गैसेस हमें मिलनी ही मिलनी है. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो है नाइट्रोजन एंड वो है नियरली 78%. गाइज, अगर नाइट्रोजन ना हो तो आग लग ही नहीं सकती, आग बुझ ही नहीं सकती. नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. नाउ कमिंग टू दी ऑक्सीजन, जो कि है लाइफ सेविंग गैस एंड ये नियरली 21% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक गैसेस है. नाउ कमिंग टू द आर्गन. गाइज, हम लोग मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, लेकिन आर्गन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. दैट इज़ नियरली इक्वल्स टू 0.93%, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% ही प्रेजेंट है. गाइज, आर्गन एक इनर्ट गैस है.
इसका मतलब वो दूसरी गैसेस के साथ बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं करती, उनके साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। लेकिन आर्गन बहुत ज़्यादा यूजफुल है एंड हम इसके बारे में पढ़ेंगे इन द फर्दर क्लासेस। नाउ कमिंग टू द वेरिएबल कंपोनेंट्स। गाइस, वेरिएबल कंपोनेंट्स वो हैं जो बेसिकली ऐसा हो सकता है किसी कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत ज़्यादा हो। इवन हमारी ही कंट्री में कहीं पर कोल की बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रही होगी, जैसे कि हमारी स्टील इंडस्ट्रीज हुई या फिर थर्मल पावर स्टेशंस हुए, तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर वेरिएबल है, मतलब इसके कंपोनेंट्स वेरिएबल हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे एटमॉस्फेयर में सेम परसेंटेज ऑफ द गैसेस ही प्रेजेंट हैं, सेम गैसेस ही प्रेजेंट हैं। गाइस, जैसा कि हमें पता है कोई भी गैस या फिर लिक्विड बेसिकली हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, तो ये भी धीरे धीरे जाती हैं एंड इससे बेसिकली हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है वेरिएबल। नाउ कमिंग टू द ट्रेस कंपोनेंट्स। गाइस, ये कुछ ऐसी गैसेस हैं जो दूसरी गैसेस के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, इनका बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है, जैसे कि नियॉन, आर्गन, जिनॉन। इन्हें हम लोग ट्रेस कंपोनेंट्स में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं बनाती हमारे एटमॉस्फेयर का, ना ही दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट करती हैं, ना ही हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसलिए ये बहुत कम क्वांटिटी में है, इसलिए इनका नाम रख दिया गया है ट्रेस कंपोनेंट्स। नाउ कमिंग टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या ये एंडोजीनस है या फिर है ये एक्सोजीनस? एक्सोजीनस का मतलब क्या ये अर्थ के बाहर वाली फोर्सेस के कारण है या फिर हमारे अर्थ से ही कुछ ऐसी गैसेस रिलीज हुई जिससे कि हमारा एटमॉस्फेयर बना है? गाइस, इसका ओरिजिन है एंडोजीनस, मतलब हमारी अर्थ के सरफेस से ही कुछ गैसेस निकली जिन्होंने बेसिकली बनाया हमारा एटमॉस्फेयर। गाइस, क्या होता था कि पहले जब ग्रेट वॉल्केनिक एज थी तो हमारा एक प्रिमोडियल एटमॉस्फेयर बन गया था जिसमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन थी, फॉस्फोरस था, सल्फर था, जिसके कारण यहाँ पर अर्थ पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद सोलर विंड्स के कारण हाइड्रोजन एंड हीलियम हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर से साइड पर हो गई एंड धीरे धीरे क्या हुआ कि हमारे अर्थ से ये गैसेस निकलती रही एंड एज अ रिजल्ट क्या हुआ, हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हट गया। एंड ऐसा भी बोला जाता है कि क्योंकि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो बेसिकली क्या हुआ कि ये जो गैसेस थी ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ गई, क्योंकि हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमारे एटमॉस्फेयर ने इनको अपने पास रख लिया। लेकिन ड्यू टू द सोलर विंड्स ये धीरे धीरे हटती गई एंड ये बेसिकली हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बिल्कुल हट गया। अभी सेकेंड स्टेज आई डी गैसिंग, मतलब जब ग्रेट वॉल्केनिक एज थी तो यहाँ से हमारी वॉल्केनिज्म के कारण बहुत ज़्यादा सल्फर के ऑक्साइड्स निकले, हमारे कार्बन के ऑक्साइड्स निकले एंड इन्होंने हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बना दिया। बेसिकली जो प्रिमिटिव था, प्रिमोडियल था, जो कि बना था हमारी रिवॉल्विंग के कारण, जो कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, वो हट गया एंड हमारा बना एक एटमॉस्फेयर जो कि बना क्योंकि यहाँ पर होती थी बहुत ज़्यादा वॉल्केनिज्म। गाइस, लेकिन उस टाइम यहाँ पर रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज आई, जैसा कि हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ा था लाइकेन। उन्होंने क्या किया, ये फर्स्ट कम्युनिटी होती है जो कि बनती है जहाँ पर वॉल्केनिज्म होता है, जहाँ पर कोई भी सबस्ट्रेटा नहीं होती, सॉइल नहीं होती। तो इस लाइकेन के कारण क्या हुआ, इस एल्गी के कारण क्या हुआ, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लिया, फॉस्फोरस, सल्फर को अपने अंदर लिया, क्योंकि इसको खाना बनाना था। एंड उससे क्या हुआ, इनका कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में डिक्रीज होता गया एंड इसके कारण क्या हुआ कि हमारा एल्गी रिलीज कर रहा था ऑक्सीजन, इसलिए बेसिकली ऑक्सीजन का लेवल हमारे यहाँ पर बढ़ता गया एंड दिस इज द थर्ड स्टेज जब हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हुआ। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ओशन में भी बहुत ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है एंड जब डिसएसोसिएशन होती है वाटर की ऑक्सीजन की तो वो हमारे ओशियन से बाहर आती है एंड जब भी कोई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे प्लांट्स, एल्गी ले लेती हैं एंड रिलीज करती है ऑक्सीजन।
ये विद टाइम बहुत टाइम के लिए होता गया एंड इससे क्या हुआ, हमारा एटमॉस्फेयर मॉडिफाई हो गया। एंड गाइज यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा रिसेंटली इवॉल्व है, मतलब जो गैस सबसे ज़्यादा लेट बनी वो है ऑक्सीजन। एंड ये गैस रिस्पॉन्सिबल है क्यों हम लोग अर्थ पर एग्जिस्ट कर पाते हैं, क्यों हम लोग इनहेल कर पाते हैं एंड क्यों लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है अर्थ पर। नाउ वी नो अबाउट द एटमॉस्फेयर, कैसे वो इवॉल्व हुआ, कैसे पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बना, देन डी गैसिंग हुई एंड देन हमारी हुई मॉडिफिकेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। गाइस बहुत सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। जो हमारे अर्थ के सरफेस के बिल्कुल पास है उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर है मीजो एंड नेक्स्ट इज द थर्मोस्फेयर। और उसके बाद हम कई बार एक्सोस्फेयर भी बोल देते हैं, जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि हम उसके बारे में ज़्यादा स्टडी भी नहीं कर पाते एंड वो बहुत वेरिएबल है। क्योंकि जब रात को टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये लेयर नहीं होती, लेकिन जब दिन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये कभी बन जाती है, कभी ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हम लोग, इसलिए हम लोग सिर्फ 4 लेयर्स ही लेते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। गाइस जैसा कि हमें पता है, अगर हम लोग हीट सोर्स से ऊपर की तरफ जाएं, जैसे कि अगर आप पानी उबाल रहे हैं, अगर हम लोग पानी के बिल्कुल पास अपना हाथ रखें तो वो ज़्यादा गर्म लगेगा, अगर थोड़ा ऊपर ले जाएं तो वो कम गर्म लगेगा। इसी तरह से क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग हीट सोर्स से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। ये सेम चीज़ होती है हमारे ट्रोपोस्फियर में, टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन हाइट। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मीजोस्फेयर में दोबारा से ऐसा होता है कि विद हाइट हमारा टेम्परेचर डिक्रीज करता है। थर्मोस्फेयर में फिर से ऐसा होता है कि विद हाइट हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। सो ट्रोपोस्फेयर में डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, स्ट्रेटोस्फेयर में इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, मीजोस्फेयर में डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, थर्मोस्फेयर में इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट। तो हम लोग टेम्परेचर पैटर्न के अकॉर्डिंगली 4 लेयर्स में डिवाइड करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर को। नाउ कमिंग टू द कॉम्पोजिशन की होमोजीनियस है या फिर हेक्सोजीनियस। ऐसा हो सकता है कि एक जैसे हम लोग अभी अर्थ पर हैं तो हमें क्या है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नियरली एक होमोजीनियस फॉर्म में मिलता है। अगर आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर हैं वहां पर भी आपको वैसी गैसेस मिल रही हैं, अगर आप टॉप फ्लोर पर चले जाएंगे वहां पर भी। तो ये बेसिकली जो लेयर है इसे बोलेंगे होमोजीनियस, जहां पर एटमॉस्फेरिक गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बिल्कुल सेम है, उसे बोला जाता है होमोजीनियस लेयर। लेकिन जब हम लोग अर्थ से काफी डिस्टेंस पर चले जाते हैं तो ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, मतलब डिफरेंट गैसेस बना रही हैं डिफरेंट लेयर्स, तो उसे बोला जाता है हेट्रोजीनियस। तो ये 2 लेयर्स हुई डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन, होमोस्फेयर एंड द हेट्रोस्फेयर। गाइज अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम लोग नियरली 100 किलोमीटर की हाइट तक जाएं तो वहां तक हमें नियरली नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलती है। अगर 150 तक जाएं तो हमें मिलती है ऑक्सीजन, देन 350 के बाद हमें मिलती है हीलियम एंड सबसे एंड पर अगर हम लोग चले जाएं तो वहां पर हाइड्रोजन। क्योंकि गाइज आपको पता है कि सन के पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन एंड हीलियम की, तो उसका इम्पैक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भी होता है। इसलिए जो सबसे ऊपर वाली लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, दैट इज वेरी क्लोज टू द सन, वहां पर होती है हाइड्रोजन एंड हीलियम की कॉन्सेंट्रेशन हाई। अभी हम लोग बात करने वाले हैं डायर्नल टेम्परेचर में। गाइस हमने प्लैनेट्स वाले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत देखा था डायर्नल टेम्परेचर के बारे में। डायर्नल टेम्परेचर इज बेसिकली द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट। मतलब हमें ऑब्वियसली पता है कि दिन में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है एंड रात में ठंड ज्यादा होती है। ऐसा आखिर होता क्यों है? क्योंकि दिन में डायरेक्टली सन की रेज हम पर आ रही हैं, हमारे अर्थ के सरफेस पर आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का सरफेस कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, गर्म हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन जब रात में सन नहीं है हमारी अर्थ के ऊपर, बेसिकली दूसरे पार्ट में है, तो क्या होता है, हमारा अर्थ सरफेस रिलीज करना शुरू करता है हीट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग रेडिएशंस। गाइज, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सन से आने वाली रेडिएशंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो हमारा एटमॉस्फेयर उन लेयर्स को, उन रेडिएशंस को अलाउ करता है हमारे अर्थ सरफेस पर आने के लिए। लेकिन जब रात को हमारी अर्थ सरफेस रिलीज करती है हीट, तो वो बहुत कम होती है एंड उनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर उन्हें अपने आप से पेनिट्रेट नहीं करने देता एंड एज अ रिजल्ट वो कैप्चर हो जाती हैं। गाइज, इस कारण हमारे अर्थ के टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस होता है ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द नाइट। गाइज, अभी जो ये हमारी गैसेस हैं जो ट्रैप हो जाती हैं, सन रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से कुछ गर्माहट बनी रहती है हमारे अर्थ सरफेस पर। लेकिन अगर ये एटमॉस्फेयर हो ही ना, तो क्या होगा, रात को सारी की सारी हीट हमारी अर्थ से बाहर निकल जाएगी एंड यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा एंड इससे हमारा यहाँ पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए एटमॉस्फेयर इज वन ऑफ द रीजन क्यों हम लोग अर्थ पर रह पा रहे हैं। सो डायurnal टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द नाइट ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसका हमने क्या इफेक्ट देखा कि पेनिट्रेशन पावर और द एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर रेडिएशंस छोटी वेवलेंथ की हैं तो उनकी पेनिट्रेशन पावर एनर्जी ज्यादा होगी, अगर उनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है तो उनकी पेनिट्रेशन पावर होगी कम। एंड जो लॉन्ग वेव्स होती हैं वो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है एंड उन्हें नहीं अलाउ करता हमारे अर्थ के बाहर जाने के लिए। गाइज, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर। गाइज, हमने ऑलरेडी मोशन में पढ़ा था कि वो लैटिट्यूड जहाँ पर हमारी सन की रेज वर्टिकली फॉल करे उसे हम लोग बोलते हैं थर्मल इक्वेटर। एंड साल में बेसिकली 4 बार ऐसा होता है, 2 बार सन की रेडिएशंस डायरेक्टली हमारे इक्वेटर पर फॉल करती हैं, उस टाइम इक्विनॉक्स होता है, लेंथ ऑफ द डे इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द नाइट। लेकिन जब हमारी सन की रेडिएशंस हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है गर्मी एंड उस टाइम होता है समर सॉल्स्टिस, जो कि होता है 21 जून को। उस दिन क्या होता है, हमारा दिन सबसे लंबा होता है, रात सबसे छोटी। एंड अगर सन की रेडिएशंस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मतलब 23.5 डिग्री साउथ वाले लैटिट्यूड पर पड़ती है तो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड हो जाती है एंड उसे बोला जाता है विंटर सॉल्स्टिस। ये बेसिकली 22 दिसंबर को होता है जब हमारी रात सबसे लंबी होती है एंड दिन सबसे छोटा। अभी आपको कुछ कुछ रीजन समझ में आएगा क्यों गर्मियों में दिन लंबे होते हैं और हम लोग सर्दियों में बोलते हैं कि दिन हो गए हैं छोटे। नाउ कमिंग टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाइज, ऐसी बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो कि हमारी अर्थ जब वेव्स रिलीज करती है, सन रेडिएशंस रिलीज करती है, तो वो उन्हें ट्रैप कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर रात को भी थोड़ा हाई रहता है, उतना ठंडा नहीं हो पाता हमारा अर्थ का सरफेस जितना उसको एक्चुअली होना चाहिए एंड ये एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। गाइज, इस इफेक्ट का यूज़ हमारे हाई लैटिट्यूड एंड हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज पर किया जाता है, जहाँ पर सन की रेडिएशंस ज़्यादा नहीं पहुँच पाती एंड जहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं, एक कांच का घर बनाते हैं, एक ग्लास के घर में प्लांट्स ग्रो करते हैं, क्योंकि जब सन की रेडिएशंस उसमें पड़ेंगी तो वो ग्लास उनको बाहर नहीं निकलने देगा एंड एज अ रिजल्ट हमारे प्लांट्स को अच्छा खासा टेम्परेचर मिलेगा ग्रो करने के लिए। ये बेसिकली पोल्स पर किया जाता है क्योंकि वहां पर सन की रेडिएशंस बहुत स्कैटर्ड होती हैं, डिस्पर्स्ड होती हैं एंड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। गाइस, क्या आपने कभी देखा है कि आप अगर अपनी गाड़ी को धूप में खड़ा कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है अंदर से? वो इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। बेसिकली जो ग्लास है वो सन रेडिएशंस को अंदर तो आने देता है लेकिन बाद में उन रेडिएशंस को बाहर नहीं जाने देता एंड इसे ही बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। गाइस,
क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसने 6 गैसेस ऐसी आइडेंटिफाई की हैं जिनका ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, SF6, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। एंड हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज की क्लास में, जो कि आपको मिलेगी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की लेक्चर सीरीज में। नाउ कमिंग टू द थर्मल इन्वर्जन, गाइस हमने पढ़ा ही है कि जैसे जैसे हम लोग हीट सरफेस से दूर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। यही चीज हमें देखने को मिलती है ट्रोपोस्फियर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये बेसिकली उल्टा हो गया, मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हो रहा, तो ये इन्वर्ट इफेक्ट हो गया। तो इसे बोला जाता है थर्मल इन्वर्जन। मतलब अगर टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज हो रहा है जबकि उसे कम होना चाहिए था, तो उसे बोला जाता है थर्मल इन्वर्जन। ये 2 लेयर्स में देखा जाता है, एक है हमारी स्ट्रेटोस्फियर एंड दूसरी है हमारी थर्मोस्फियर। गाइस जैसा कि हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन हाइट, तो उसे बेसिकली नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं कि कितने किलोमीटर पर जाने पर हमारा टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा, दैट इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट। हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड थर्मोस्फियर के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। So guys, if you enjoy my video, then do like, share and subscribe. And if you want the lectures on ecology and environment, then please visit my channel. All the links are given below in the description. Thank you so much.